तो 12th क्लास में भैरव, मालकंस और बागेश्वरी ये तीनों राग हैं। तो मैं आपको भैरव के बारे में बता चुका हूँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा मालकंस का राग परिचय। बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, वही सेम सिस्टम होता है। इसके लिए भी हमें कुछ नहीं चाहिए होता। तो हमें हर राग को लिखने के लिए सिर्फ इनकी डिटेल बदल जाती है, बाकी हेडिंग्स सेम होती है। हर राग का थाट होता है, आरोह अवरोह, पकड़, स्वर, वर्जित स्वर, जाति, वादी स्वर, संवादी स्वर, अंग, न्यास के स्वर, गायन में प्रकृति, संप्रकृति, राग और विशेषताएं, ये सब सेम होता है, बस डिटेल बदल जाती है इनके अंदर की। तो इनको हमने देखना है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं राग मालकंस के बारे में। तो राग मालकंस का परिचय पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम दोहा पढ़ेंगे, जो कि मैं हमेशा करवाता हूं। तो इस दोहे को पढ़ करके बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। रे पा वर्जित और ओढ़व मधुर, सब कोमल सुरमान, माँ सावादी संवादी, मालकंस पहचान। देखो, वैसे आप ये ना भी लिखो तब भी चलेगा, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, नुकसान नहीं है ना लिखने पर। तो ऐसा मत सोचना कि सर ये याद करना पड़ेगा, नहीं याद होता तो मत लिखो, छोड़ दो। बस आप लोग इसका डिटेल याद रखना। अब ये कह रहा है कि रे पा वर्जित, मतलब रे और पा पूरे ही राग में नहीं लगता। तो कौन कौन से स्वर लगते हैं इसमें? सा लगता है, रे नहीं लगता तो गा लगेगा, माँ लगेगा, पा नहीं लगता तो धा लगेगा और नी लगेगा। क्लियर? ये है। अब कह रहे हैं कि ओढ़व मधुर, सब कोमल सुजान। कोमल स्वर कितने होते हैं? देखो, रे, गा, धा, नी, ये 4 कोमल स्वर होते हैं, जिनमें से रे तो है ही नहीं अब। ठीक है, इसमें नहीं लग रहा रे, तो गा, धा, नी है, तो ये सारे के सारे कोमल। देखो लिखा हूं सब कोमल सुरमान, तो सभी कोमल हो जाएंगे ये देखो जी, गा, धा, नी कोमल। माँ और सा वादी संवादी। इसका वादी संवादी क्या है? वादी स्वर माँ है और संवादी स्वर सा है। मालकंस पहचान। बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं अब आगे बताऊंगा। कुछ बातें आपको पता चली चुकी है इस दोहे के हिसाब से। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट राग विवरण है। अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले थाट के बारे में। तो थाट है भैया भैरवी। भैरवी थाट से लिया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें रे गा धानी कोमल होता है। रे कोमल नहीं है इसमें, लेकिन गा धानी कोमल है। गा धानी कोमल तो असावरी थाट में भी होता है। तो भैरवी थाट से क्यों लिया सर आपने? इसका गाने का जो तरीका है वो भैरवी राग की तरह है, इसलिए इसको गा धानी कोमल जो हमने लिया है वो असावरी की जगह हमने भैरवी थाट का इसको बताया है, इसलिए इसका थाट हो गया भैरवी। आरोह अवरोह पकड़ में हमेशा स्किप करता हूँ। इससे पहले हम पढ़ते हैं इसके नीचे की कुछ डिटेल, जिससे आपको आरोह अवरोह और पकड़ लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहले समझते हैं इस राग के स्वर के बारे में। इस राग में गा धा नी स्वर कोमल लगते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। दोहे के अंदर आरोह तथा अवरोह में रे पा वर्जित होता है। ठीक है, वर्जित जो है रे और पा वर्जित है। यहाँ पर भी मैंने दोबारा से लिखा है ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, या फिर आप लोग एक बार और उसको पढ़ें ध्यान से, आपको याद हो जाए। तो गाधानी स्वर कोमल लगते हैं, ये अगर लाइन ना भी लिखो तब भी चलेगा, ये लिख सकते हो आप। गाधानी कोमल जो है स्वर हैं, बाकी सभी शुद्ध होते हैं। वर्जित स्वर जो राग में नहीं लगता, इसका वर्जित स्वर रे और पा है जी। ठीक है, जाति इसकी ओढ़व ओढ़व है। क्यों? क्योंकि इसके आरोह में भी 5 स्वर हैं और अवरोह में भी 5 स्वर हैं। ठीक है, अब गा 2 बार रिपीट है, तो इसका मतलब ये एक बार ही माना जाएगा। चाहिए आप 100 बार रिपीट कर लो तो ये एक बार ही माना जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसके आरोह के बारे में। तो हमने ये पढ़ा है कि गा धा नी कोमल और आरोह अवरोह में रेपा वृद्धि। तो हम नॉर्मल सी बात है, हमने फिर बताया था आपको कि सा, गा, मा, धा, नी, सा, ये हमको लिख देना है। रे और पा नहीं लगता, और गा, धा और नी कोमल है। तो ये देखो आप, ये बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिखाई दे रहा है, सा, गा, मा, धा, नी, सा। ओके, देन हम बात करेंगे इसके अवरोह के बारे में। तो अवरोह थोड़ा सा इसका वक्र रूप में लगता है। सा नी धा, ठीक है, पा लगता नहीं, सा नी धा मा तक जाएंगे हम, गा तक जाएंगे, बल्कि सा नी धा मा तक जाएंगे, सा नी धा मा गा तक जाएंगे, और मा गा सा जो है वो जोड़ देंगे। अब इसको आसान तरीके से कैसे लिखें वो देख लो। तो यहाँ से जाएंगे हम सा नी धा गा तक, सा नी धा गा तक, यहाँ तक जाएंगे तो सा नी धा गा यहाँ तक आ गया, सा नी धा मा गा, ये पूरा आ गया है। अब मा, गा और सा को फिर से ये रिपीट कर देंगे। तो माँ, गा और सा हमने रिपीट कर दिया है, तो ये हमारा अवरोह बन गया है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं पकड़ के बारे में। तो पकड़ बिल्कुल सिंपल है, सा के बाद माँ लगता है, सा और माँ का संवाद है इसलिए सा माँ लगेगा। और फिर मा धा नी धा, मा धा नी धा। देखो हम यहाँ पे लेते हैं इसको, आरोह को ले लो, आरोह से आपको समझ जाएगा, समझ में आएगा। देखो सबसे पहले क्या लेना है आपको? सा माँ। सबसे पहले आपको लेना है सा और माँ को, सा और माँ को हमने लिया। अब देखो मा धा नी, तो मा धा नी लिया, और फिर धा मा गा मा गा सा, धा मा गा मा गा सा आपने ये वाला उठा लेना है। क्लियर? तो आपका आराम से बन जाएगा, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। उससे भी आसान मैंने एक और सोच रहा हूँ, अभी वीडियो बनाते बनाते मुझे दिमाग में आ गया कि इसको और कैसे लिख सकते हैं। सामा लिखने के बाद, ठीक है, सामा लिखने के बाद, माँ और था लिखने के बाद, तो नी धा मा गा गामा गासा, तो नी धा मा गामा गासा। देखो सेम है, नी धा मा गामा गासा, ये आरोह का
सा को हटा करके, और ये वाला जो है ये बिल्कुल एज इट इज सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो। एक और तरीका मैं आपको हमेशा बताता हूँ जो कि नंबरों का है, तो इसमें हमारे जो नंबर बनेंगे वो नंबर हमारे से बनेंगे 5 नंबर बनेंगे, 1 2 3 4 5 +1, ठीक है। +1 का मतलब हो गया सा, तो यहाँ पर हम बताएंगे सा, गा, मा, धा, नी और सा, ये हमारे नंबर बन रहे हैं। इन नंबर को जब हम देंगे तो कैसे फॉलो होगा ये आप आराम से देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि जो आरोह है वो कैसे लिखें। तो आरोह लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है, 1 2 3 4 5 +1, बिल्कुल सिंपल है। तो अवरोह लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, ये भी देख लेते हैं। तो ये आएगा +1 के बाद आएगा 5 के बाद आएगा 4 के बाद आएगा 3 के बाद आएगा 2 के बाद फिर से आएगा 3, देन 2, देन 1। तो ये हमारा अवरोह आ जाएगा। अब पकड़ लिखना हो तो पकड़ भी बिल्कुल सिंपल है, 1 के बाद आ जाएगा 3 के बाद आ जाएगा फिर से 3, देन फिर आ जाएगा 4, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 3, देन 2, देन 1। अगर ये आप नंबर याद कर लेते हो तो आपका आरोह अवरोह पकड़ एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया है, इसको हम समझ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। जाति इसकी ओडव ओडव है क्योंकि इसमें आरोह अवरोह में 5-5 स्वर लगते हैं। वादी स्वर इसका माँ है, समवादी स्वर इसका सा है। अब देखो, जब वादी स्वर माँ होता है तो पूर्वांगवादी राग कहलाता है, लेकिन गाने के तरीके से ये उत्तरांगवादी राग कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम उत्तरांगवादी राग कहेंगे। तो अंग इसका उत्तरांगवादी राग है, उत्तरांगवादी है। न्यास के स्वर जिन स्वरों पर ठहराव दिया जाता है, तो इस राग में सभी स्वरों पर ठहराव दिया जाता है, न्यास दिया जाता है। गायन समय जो है रात्रि का तीसरा प्रहर है, रात्रि का तीसरा प्रहर है, इसलिए ये उत्तरांगवादी भी कह रहे हैं इसको हम, ठीक है। रात्रि का तीसरा प्रहर है और इसको हम उत्तरांगवादी भी कह रहे हैं। तीसरे प्रहर में गाया जाता है, गाने का समय जो इसका ये है। प्रकृति की ओर चलते हैं। इसकी प्रकृति जो है वो गंभीर प्रकृति है, या गंभीर प्रकृति का राग है। साथ ही इस राग को सभी पसंद करते हैं। इस राग में ध्रुपद गाया जाता है, ख्याल गायन शैली गाई जाती है, धमार तो नहीं गाया जाता, धमार गायन शैली भी इसमें होती है। इस राग को चंद्रकोंस से बचाना चाहिए क्योंकि मालकोंस में नी कोमल मगर चंद्रकोंस में नी शुद्ध लगता है। देखो, एक और राग है चंद्रकोंस के नाम से, चंद्रकोंस और मालकोंस ये दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ फर्क ये है मालकोंस में कोमल नी लगता है और चंद्रकोंस में शुद्ध नी लगता है, ठीक है। शुद्ध नी लगता है और इसमें कोमल नी लगता है, यही इसका फर्क है। और इसको बहुत ध्यान से में गाना चाहिए, नहीं तो अगर आपने मालकोंस लगाते लगाते शुद्ध नी का प्रयोग कर लिया तो क्या होगा, तो चंद्रकोंस बन जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से इसको गाना है। संप्राकृतिक राग मतलब जो इससे मिलता जुलता है, भैरवी थाट भैरव है, भैरवी है, तो भैरवी जैसा ही ये राग है, इसलिए थाट भैरवी भी कहा गया है इसको। तो भैरवी थाट है इसका, और भैरवी राग जो है संप्राकृतिक भी है इसका, और राग चंद्रकोंस इसका संप्राकृतिक राग है। नेक्स्ट हम चलते हैं, विशेषताएं कुछ पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान विशेषताएं हैं। मालकोंस के अतिरिक्त मालकंस नाम भी इस राग का प्रचलित नाम है, ठीक है। इसका नाम जो है मालकंस भी है। संगीत ग्रंथों में इस राग का नाम मालकंस मिलता है, परंतु प्रचार में मालकोंस है। तो मालकंस और मालकोंस एक ही है, तो मालकंस अगर मिलता है तब आपको आ जाए तब भी मालकोंस का परिचय लिख के आना है, लेकिन मालकोंस ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बारे में। जो सेकंड नंबर जो बताया है बहुत आसान है, जो कि मैं अब आपको बता भी चुका हूँ कि यह भैरवी थाट से उत्पन्न राग है। कुछ लोग इसे असावरी थाट का राग मानते हैं, परंतु इसे असावरी थाट जन्य मानना ठीक नहीं है, क्योंकि असावरी और मालकोंस के चलन में बिल्कुल भी समानता नहीं है। असावरी में शुद्ध रे लगता है, जबकि मालकोंस में रे वर्जित है। इसे भैरवी थाट जन्य मानना ही उचित माना जाता है, उसके जैसा गाया जाता है। तो ये हम इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। भैरवी थाट से क्यों माना गया है ये हमने कारण बताया है यहाँ पर। इसकी जो पहली विशेषता हमने बताई है वो मालकोंस और मालकंस के बारे में बताई है, और बाकी हमने स्टार्टिंग से बात कर ली है। तो मालकोंस का प्यारा सा सिंपल सा एक परिचय, राग परिचय आपके बीच में है, तो आप इसको बहुत ध्यान से लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर भी करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और पढ़ रहे हो, नंबर आपके अच्छे आएंगे, तो कम से कम एक गुरु दक्षिणा तो बनती है ना भाई। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव।